हेलो, जय हिंद साथियों। आज शुरू करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस साउंड वेव्स एंड मोशन चैप्टर के ऊपर। आप सभी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, मुझे भरोसा है। और आज हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है आपकी एग्जाम्स में। बड़े ध्यान से देखना, हो सके तो नोट्स पे बना देना। और जो भी आपका डर है एग्जाम को लेके, फिजिक्स के क्वेश्चन को लेके, वो सारा आज यहाँ पे एलिमिनेट होने वाला है। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको जरूर ये भरोसा होगा कि काफी सारे आपका जो डर था वो दूर हो चुका है और न्यूमेरिकल्स करना आसान हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। अब जब भी फिजिक्स का कोई क्वेश्चन करता है तो उसमें यू, वी, टी, एस, ए, ये सारी चीजें हमको ए को डिराइव करके रखनी है। और हमको वो 3 फॉर्मूला याद होने चाहिए जिनका हम अगेन एंड अगेन यूज करने वाले हैं। V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर या ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इन फॉर्मूला का यूज करके ही हम कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप सभी ने ये सारे याद कर लिए होंगे और पढ़े भी होंगे। चलिए शुरुआत करते इस क्वेश्चन से। अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड्स। क्या कह रहा है? रेस्ट यानी इनिशियल तो कैसा था? 0 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना दे रखा है? 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम क्या दिया हुआ है? 5 सेकेंड्स। ठीक है। कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी, यानी हमको फाइनल वेलोसिटी v को ढूंढना है। तो हम v को ढूंढेंगे यहाँ पे, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसमें से? चलिए पहला वाला ट्राई करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू यहाँ पे 0 है, एक्सेलरेशन हमको 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है, और यहाँ पे टाइम 5 है, तो 2 5 10 मीटर पर सेकंड हमको वेलोसिटी यहाँ पे मिल गई। आसान था, पर आसान तभी होगा कि जब हमको ये सारी चीजें क्वेश्चन के अंदर से ढूंढ के निकालना आती है। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, आगे भी आप एक बार देखेंगे और समझ जाएंगे और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन। 500 kg कार एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। यानी यहाँ पे हमको फोर्स दे रखी है कितनी? 1000 न्यूटन। साथ ही में हमको यहाँ पे जो मास दे रखा है कार का वो है 500 kg। तो न्यूटन सर का सेकेंड लॉ का फॉर्मूला क्या कहता है? F इक्वल टू m इंटू ए, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो मास हमको यहाँ पे 500 दिया है एंड यहाँ पे फोर्स 1000, तो ये नीचे जाएगा डिवाइड में 500 एंड एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी हमारी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। जब भी ये क्वेश्चन आता है तो इन दोनों में से आपको एक्सेलरेशन या मास या एफ, दो चीजें दे रखी होगी और तीसरी हमको ढूंढनी होगी, जो कि आसान है। और कई बार कन्वर्जन करना पड़ सकता है, किलोग्राम का हमको मीटर किलोग्राम का हमको ग्राम में दे रखा है, उसको कन्वर्ट करके फिर करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इन वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड and initial velocity 20 meter and calculate time takes to the reach highest point। चलो हमको यहाँ पे thrown upward with the initial velocity, मतलब कि u दे रखा है कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। साथ ही में हमको यहाँ पे बताया कि आपको टाइम ढूंढना है। और अब जब हम किसी चीज को यहां से ऊपर फेंकेंगे तो शुरुआत में उसकी कुछ स्पीड होगी, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। पर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती जाएगी, और जैसे ही वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंचेगा वहां पे उसकी स्पीड एकदम 0 हो चुकी होगी। यानी कि क्या हुआ? v यहाँ पे रहेगा 0 मीटर पर सेकेंड। और हमको यहाँ पे g का वैल्यू भी दे रखा है, g का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही अब जब चीज को ऊपर फेंका जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में फेंका जा रहा है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे वैल्यू कैसे लेंगे? माइनस लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तब हम हमेशा g की वैल्यू या एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में लेंगे, और जब ऊपर से कोई चीज नीचे आ रही है तब हम उसको पॉजिटिव लेंगे। राइट, आपको पता होगा ये। चलिए यहाँ पे हमको फाइंड करना है टाइम, तो फॉर्मूला लगाते हैं
v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इससे सॉल्व हो जाएगा क्या? चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे v हमको 0 दे रखा है और v u और a यहाँ t कर देते हैं। इस फॉर्मूला से हमको t फाइंड करना है। तो v यहाँ पे 0 है, u हमारा 20 है, g हमारा उधर नीचे गया, एक्सेलरेशन नीचे गया, तो ये माइनस का वैल्यू इसका हम रखेंगे 9.8 इक्वल टू t। तो क्या होगा? t इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस माइनस कट हो जाएगा, 29.8 तो ऊपर 10 ले जाते हैं, तो 200 अपॉन 98 इक्वल टू 22.4 सेकेंड। क्या होगा? 22 सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे आंसर हमारा। टाइम हमारा होगा 2.04 सेकेंड्स में। आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। A force of 50 Newton is applied to a 10 kg object. अगेन F इक्वल टू ma वाला यूज करना है, आप लोग खुद करेंगे इसको, फिर भी देख लेता है क्या है। 50 न्यूटन ऑफ फोर्स है, मास यहाँ पे हमको 10 kg दे रखा है, एक्सेलरेशन ढूंढना है। तो ये 50 के नीचे 10 आएगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो गई हमारी कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको आंसर्स के अंदर जो ऑप्शन दे रखे होंगे, ऑप्शन दो टाइप के हो सकते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड भी लिखा होगा, पर आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करना है क्योंकि एक्सेलरेशन है। ये चीज हमेशा हमको याद रखनी है, भूलना नहीं है। ऐसे ही आसान से क्वेश्चंस है, एक ही बार देखोगे समझ जाओगे कैसे कैलकुलेट करना है, खुद सीख जाओगे और ये जो सारा फिजिक्स का हवा है वो दूर हो जाएगा। चलिए, an object is moving with a constant velocity of 8 meter per second and calculate net force acting on the object of mass। चलिए यहाँ पे जो हमारा वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकेंड है और हमको फोर्स ढूंढनी है, मास दे रखा है हमको 4 kg। तो बच्चों इसका हम आंसर लगाने से पहले हमको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो वो उसके ऊपर कोई भी फोर्स लग नहीं रही होगी, वो एक बैलेंस कंडीशन में होगा। और बैलेंस कंडीशन में जब भी होगा तब फोर्स उसके ऊपर कैसी लगेगी? जीरो लगेगी, 0 न्यूटन। तो यहाँ पे फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 4 kg पे आंसर आपका रहेगा क्या? 0 न्यूटन। हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी जहां भी देखो वहां पे आपको फोर्स ढूंढनी पड़ जाए तो वहां पे हमेशा हम क्या आंसर लिखेंगे? 0, क्योंकि वो बैलेंस कंडीशन में, और बैलेंस में इक्विवेलेंट रिजल्टेंट फोर्स कैसी रहती है? 0 रहती है, ये याद रखना हमेशा। चलिए आगे जाते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 40 मीटर्स। चलिए यहाँ पे हाइट हमको दे रखी है कितनी? हाइट है 40 मीटर। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर द हिट द ग्राउंड। मतलब वेलोसिटी तो फाइनल क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। इनिशियल भी क्या होगी? 0 मीटर पर सेकंड। ऊपर से किसी चीज को छोड़ा जा रहा है तब भी 0, ग्राउंड को टच करने के बाद भी 0 हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, तो v 0 नहीं होगा, यहाँ पे v हम 0 नहीं लेंगे, v को 0 नहीं ले सकते क्योंकि ग्राउंड को टच कर रही होगी, उसके जस्ट पहले का बताया हुआ है, तो वहां पे इसकी कुछ न कुछ वैल्यू हमको मिलेगी। सो हिट द ग्राउंड एंड अज्यूम द g 9.8। g हमको लेना है 9.8 और ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ा है, मतलब यहाँ पे जो g का वैल्यू है या एक्सेलरेशन का वैल्यू हम प्लस में लेंगे, यहाँ पे माइनस में ले लेंगे। चलो करते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। क्या रहेगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2as, राइट। यहाँ पे v स्क्वायर हमारा, उसकी वैल्यू हमको ढूंढनी है, यू स्क्वायर इनिशियल 0 ही रहा होगा और
2 इंटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 9.8 और हाइट दे रखी है कितनी 40। तो 2982 इंटू 98 इंटू 40 बाय 10। ओके 10 से ये कटा 9248 784 784 के करीब रहेगा और ये हमारा वी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसका रूट इसके ऊपर लगेगा v रूट 784, जिसका प्रोबेबल आंसर होगा कि यहाँ पे आएगा 28 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ऐसे हमको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर इसके अंदर हमने इक्वेशन लगाया सेकंड वाला लगाने के बाद u का वैल्यू यहाँ पे 0 था, v हम ले आए है 28 मीटर पर सेकेंड कि जो है हमारी फाइनल वेलोसिटी। बच्चों याद रखना कि जब फाइनल वेलोसिटी में जस्ट बिफोर पूछा गया है तो जस्ट बिफोर उसकी कुछ न कुछ वैल्यू होगी, बाकी अगर आप लोगे फाइनल तो फाइनल ग्राउंड को टच करने के बाद वो 0 हो जाती है। ये हमको देखना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A force of 30 Newton is applied on a 5 kg object. What is the object acceleration? Again F is equal to ma लगा के आपको कैलकुलेट करना है, ये आपके लिए होमवर्क में है, इसको आप करेंगे खुद से। चलिए नेक्स्ट वन पे जाते हैं। An object moves with the constant velocity of 15 meter second for a 10 second. How far does it travel? Okay. तो यहाँ पे हमको देखना होगा कि कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, कितना दूर वो ट्रैवल करके गया है। तो एसडीटी वाला फॉर्मूला कौन सा, एसडीटी मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, वेलोसिटी मतलब स्पीड दे रखी है, स्पीड टाइम अपॉन डी। तो ये 15 टाइम हमारा है 10 सेकेंड, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, कितना आएगा 150 मीटर डिस्टेंस इसका हो जाएगा। सही है बच्चों, मीटर पर सेकंड है, 10 सेकंड्स है, सही है, इतना ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा वो 150 मीटर रहेगा। आपको हमेशा ये यूनिट चेक करते रहना है, मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे सेकंड है या मिनट है, उसको कन्वर्ट करके फिर आप सॉल्व करोगे। हमेशा हमको ये चीजें ध्यान में रखनी होती है हर एक न्यूमेरिकल्स के अंदर। चलिए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ 4 kg ऑब्जेक्ट at initially it is at a rest. Calculate the velocity of an object after 5 seconds. तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं, फोर्स दिया हुआ है 20 न्यूटन, मास दे रखा है हमको 4 kg और इनिशियली एट रेस्ट। तो इनिशियली एट रेस्ट का मतलब कि 0 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 5 सेकेंड। वेलोसिटी ढूंढनी है कितने टाइम बाद, 5 सेकेंड पे ढूंढनी है, 5 सेकेंड के बाद वाली ढूंढनी है, 5 सेकेंड पे नहीं ढूंढनी। इसको अभी बड़ा मतलब ध्यान रखना। चलिए सबसे पहले हम एक्सेलरेशन ढूंढ लेते हैं, किसकी वजह से, F इक्वल टू ma की वजह से, F अपॉन m इक्वल टू a, 20 अपॉन 4 मतलब एक्सेलरेशन विल बी द 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। साथ ही में यहाँ पे अब हमको v ढूंढना है, तो कौन सा, v इज इक्वल टू u प्लस at, इससे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ u हमको 0 दे रखा है, एक्सेलरेशन लिया है हम 5 और टाइम कितना है, टाइम भी 5 है, तो क्या होगा 25 मीटर पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी हमको मिल गई। हो गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। An object accelerate at 6 meter per second for 8 seconds. Calculate the change in a velocity. Change in a velocity को हम क्या कहते हैं, change in a velocity को v minus u कहते हैं। change in a velocity, change in a velocity, rate of change of velocity को acceleration कहते हैं, change in a velocity v minus u। तो हमारा जो फॉर्मूला है v is equal to u plus at में से हमने v minus u ढूंढना है, तो a इंटू टी, a क्या दे रखा है यहाँ पे ये इसकी स्क्रीन कहाँ से जाएगी, यहाँ से
क्या हो गया? चलिए ठीक हो गया। यहाँ पे चलिए फिर से करते हैं। ऑब्जेक्ट एट द 6 मीटर पर 8 सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन जो हमको दे रखा है, एक्सेलरेशन जो हमको दे रखा है वो कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम जो दे रखा है वो 8 सेकेंड दे रखा है। कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी। अभी मैंने बता दिया कि हमको v माइनस यू का चेंज इन वेलोसिटी ढूंढना है। v माइनस यू ए टी, तो a है हमारे पास 6, t है हमारे 8, तो 48 मीटर पर सेकेंड। क्या आंसर आया? v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी 48 मीटर पर सेकेंड। इजी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब कुछ यहाँ पे हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चंस, वन लाइनर्स के अंदर फटाफट से नजर दौड़ाते हैं क्या कहना चाह रहा है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन एनी एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि जब कोई चीज रेस्ट में होगी तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में ही रहेगी, और अगर उसके ऊपर जब तक मोशन और रेस्ट में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तब तक वो अपनी जो भी स्थिति है उसको एज ऑफ कंटिन्यू रखेगा। और ऐसा ही क्वेश्चन अपन ऊपर देख चुके हैं, इसका आंसर फोर्स है। मैंने आंसर्स लिख रखे हैं अच्छे से। सेकंड देखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या? एक्सेलरेशन इज ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन। थियरी अच्छे से पढ़ रखी है तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर पाओगे ऐसे। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन ऑब्जेक्ट्स कांस्टेंट वेलोसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ अपोजिंग फोर्स लाइक फ्रिक्शन इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स। दोनों ओर से या हर एक जगह से इक्वल फोर्स लग रही है और वो चेंज को क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी, तो क्या कहेंगे उसको? बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स में हमको मोशन देखने को मिलता है, चेंज देखने को मिलता है। रेस्ट है तो मोशन में, मोशन है तो रेस्ट हो सकता है। अगर मोशन में है तो उसकी स्पीड बढ़ भी सकती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें आप थियरी अच्छे से समझे हो तभी आप ये समझ पाओगे। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द फोर्स नेट एक्टिंग ऑन इट। न्यूटन सर का सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन इज एफ इक्वल टू एम ए। आसान है, हम सभी जानते हैं, क्लास 9 से पढ़ते चले आए हैं। The gravitational force between two objects is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to distance का square। क्या आंसर? डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस लिखा होगा, जल्दी से टिक करके आना नहीं है। डिस्टेंस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस लिखना जरूरी है, याद रखिए। The force that opposes the motion of object as they pass through the air is called air resistance। इजी क्वेश्चंस है सारे, एक ही बार में पढ़ के समझ आ रहे होंगे। फ्रिक्शनल फोर्स इज द टाइप ऑफ द फोर्स दैट अपोज द बिटवीन टू सरफेस इन द कॉन्टेक्ट। यानी दो सरफेस के बीच का जो रिलेटिव मोशन है, एक दूसरे के कंपैरिजन में जो मोशन है उसको अपोज करता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्ट्रेच्ड एंड कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग को स्ट्रेच करो या उसको खींचो या प्रेस करो, उससे जो फोर्स लगती है उसको हम फिजिक्स में स्प्रिंग फोर्स बताते हैं। इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन, टेंशन और उसके ऊपर बनता है क्वेश्चन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लॉ ऑफ कर्मा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सही बात है। चलो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। अब साउंड वेव के कुछ क्वेश्चंस आ गए, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं इसके। तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स विद द वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर, स्पीड इन अ साउंड इज ओके। हमारे पास फॉर्मूला है कि भाई फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है? 1 अपॉन टाइम। और अभी जस्ट किया ऐसे ही dt वाला फॉर्मूला, उसके अंदर d डिस्टेंस को हम इसमें क्या लेते हैं? लैम्बडा लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्बडा 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी की जगह हम क्या ले सकते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम दिखा दे क्या है? न्यू दिखाते हैं, तो लैम्बडा न्यू।
ये इक्वेशन से आपके साउंड के कई सारे इक्वेशंस ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसके अंदर चलो अब वैल्यूज डालते हैं कि द वेवलेंथ ऑफ 0.5 लेमड़ा दे रखा है 0.5 एंड स्पीड ऑफ साउंड ये वेलोसिटी दे रखी है हमको 343। तो आपको ढूंढना है फ्रीक्वेंसी। तो v इज इक्वल टू 343 अपॉन 0.5 343 इंटू 10/5 टू 686। ये हमारी क्या होगा हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी किस में आती है हर्ट्ज में आती है। ये हमारा आंसर हो गया। आसान था। हमेशा ये वाला फॉर्मूला याद रखना, फ्रीक्वेंसी का 1/t होता है और ये वाला फॉर्मूला आपके काम आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द साउंड वेव ट्रेवल्स थ्रू द वाटर विद द स्पीड ऑफ एंड हैज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज। ओके, इसमें हमको लेमड़ा ढूंढना है। तो ये हमारा फॉर्मूला है v इज इक्वल टू लेमड़ा न्यू। तो लेमड़ा को लिखेंगे तो v अपॉन न्यू। तो हमको दोनों चीज दे रखी है, वेलोसिटी कितनी दे रखी है इतनी दे रखी है और हमको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे है। तो क्या हो जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। लेमड़ा है तो 3 मीटर, डिस्टेंस है मीटर में लिया जाता है। ये सारे यूनिट याद कर लेना। 3 हर्ट्ज होगा तो नहीं लिखेंगे हम। हो जाती है अक्सर गलती कि हमको सब न्यूमेरिकल्स आता है, हम सारी चीज इजीली कर सकते हैं, पर कुछ पॉइंट पे कुछ जगहों पे ऐसा हो जाता है कि हम यूनिट को नेग्लेक्ट कर देते हैं और यूनिट ही हमारे मार्क्स ले जाता है। हमेशा ये जो यूनिट्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप हमेशा कि आंसर करते टाइम कोई भी यूनिट हमें मिस नहीं करना है। कभी भी यूनिट वाली गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। देखिए ये एक और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है कि जो कई सारे और क्वेश्चंस में आपके काम आएगा। इसके ऊपर से न्यूमेरिकल्स भी आ गया, बट ये कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है। क्या है कि द amplitude of an sound wave is doubled, how does the affect the intensity of the wave? amplitude loudness को बढ़ाता है, loudness को affect करता है amplitude, height of crest and height of troughs that call amplitude। तो क्या चेंज होगा amplitude directly proportional to the square root of intensity। मतलब ये हुआ कि intensity will be the quadrupled by the amplitude doubled। एम्पलीट्यूड डबल करोगे वो क्वाड्रुपल्ड हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली चलता है। ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से क्या होता है एम्पलीट्यूड, टिम्बर क्या होता है, क्वालिटी साउंड ऑफ वेव क्या है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या, कंप्रेशन, रेफ्रेक्शन, ये सारा थियरी पोर्शन बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर रखा होना चाहिए। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज डबल, फ्रीक्वेंसी डबल कर रहे हैं, हाउ डज इट अफेक्ट द वेवलेंथ। तो भाई लेमड़ा का क्या होगा, तो लेमड़ा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली में जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज डबल देन वेवलेंथ इज हाफ्ड, वो बढ़ेगा तो वो उसका आधा हो जाएगा। अब अ साउंड वेव ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम विथ अ वेवलेंथ ऑफ 0.1। लेमड़ा हमको कितना दे रखा है यहाँ पे सर, लेमड़ा दे रखा है 0.01 मीटर में दे रखा है एंड फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू हमको दे रखा है कितना 2000 हर्ट्ज। तो कैलकुलेट द स्पीड, आपको v ढूंढना है। अगेन बेटा फॉर्मूला लगा के ये आपको कर लेना है, आसान क्वेश्चन है, होमवर्क में आप करोगे इसको, कैलकुलेशन ही लगानी है छोटी सी। चलिए, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव इज हाफ्ड, हाउ डज इट अफेक्ट द एनर्जी कैरीड बाय द वेव। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। So, if the amplitude is halved, the energy will be reduced 1/4। चौथे हिस्से की हो जाएगी वो सीधी। ये सारी चीजें हैं जो सीधी सीधी पूछ ली जाती है और इसके ऊपर से कई बार न्यूमेरिकल भी फॉर्म करके दे देता है। और हमको जब ये पता है, लिख लेना, इसको नोट कर लेना अच्छे से, और अगर समझ में आया है तो कमेंट में लिखना सर समझ आ रहा है, और नोट करते चले जाना, इसके ऊपर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। अ साउंड वेव हैज अ वेवलेंथ of 0.2 meters and the speed of 340 calculates its frequency। तो अगेन बेटा क्या करोगे, यहाँ पे वेवलेंथ यानी लेमड़ा हमको 0.2 दे रखा है और स्पीड v हमको 340 दे रखी है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, हमको फ्रीक्वेंसी यानी कि क्या, जिसको हम न्यू कहते हैं वो ढूंढना है। इसको भी आप कर लोगे इजीली। क्या करना होता है
कि v इज इक्वल टू लेमडा न्यू, न्यू हमको फाइंड करना है तो v अपॉन लेमडा, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा आगे। सही है, समझ आ रहा है? एप्लीकेशंस ऑफ बहुत इजी क्वेश्चंस है ये सारे, और ऐसे छोटे क्वेश्चंस की जिसके मार्क्स कटने नहीं थे उसमें कट जाते हैं। हाँ, कुछ टफ वाले क्वेश्चंस होते हैं कि जो एप्लीकेशन बेस्ड है, जिसके अंदर थोड़ा और नॉलेज होना जरूरी है, वो क्वेश्चन ना कर पाओ एनडीए लेवल में तब बात कुछ और है, पर ऐसे क्वेश्चन सीडीएस लेवल और एफकेट लेवल पे आपसे हो ही जाने चाहिए। चलिए देखते हैं। साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वाइब्रेशंस दैट रिक्वायर अ मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में प्रोपोगेट करती है। सबसे ज्यादा तेज सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद एयर, राइट? यानी हम जो डेली यूज करते हैं वो एयर में सबसे स्लो। द यूनिट इज फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, अभी मैंने बताया कि हर्ट्ज में करना है किसको, फ्रीक्वेंसी को। साथ ही में द स्पीड ऑफ द साउंड एयर 20 सेल्सियस इट अप्रोक्सीमेटली इज 343 मीटर पर सेकेंड। एक यूनिवर्सल ले रखा है कि 343 लिखा हो तब भी सही है, 344 लिखा हो तब भी सही है, कंफ्यूज नहीं होना, ये नंबर चेंज होता रहता है। The wavelength of the sound wave is the distance between two consecutive positions, यानी कि दो क्रेस्ट के बीच का पोजीशन हम क्या कहते हैं, लैम्डा, और साथ ही में दो ट्रफ के बीच का भी हम क्या कहते हैं, लैम्डा। The intensity of the sound wave is related to its amplitude measured in the decibels. Decibels के अंदर हम उसकी इंटेंसिटी को नापते हैं। Phenomenon where the frequency sound wave changes due to the motion of the source of the observer is known as the Doppler effect. यानी कि ऑब्जर्वर के ऊपर जाता है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और वहां से बाइक आवाज करती हुई जा रही है टी कांस्टेंट, तो मुझे एक अलग आवाज सुनाई देगी जैसे टी, मेरे लिए वो डॉपलर इफेक्ट होगी। जबकि बाइक के ऊपर जो बैठा हुआ है उसको तो कांस्टेंट एक ही साउंड टी सेम सुनाई दे रहा होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी ऑब्जर्वर के ऊपर जब साउंड डिपेंड करने लग जाए तो वहां पे डॉपलर इफेक्ट काम करती है। रेजोनेंस अकर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज subjected to a periodic force, it's a न्यूट्रल फ्रीक्वेंसी। कैसी रहेगी वो, न्यूट्रल, नेचुरल भी कहते हैं कुछ लोग। चलो, इट्स अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हैज टू एंटीनोड्स एंड द वन नोड। इंफ्रासाउंड रिफर टू द साउंड वेव्स द फ्रीक्वेंसी बिलो द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग। पूछ ले बिलो मतलब कितनी, 20 हर्ट्ज से स्टार्ट होती है, 20 किलो हर्ट्ज तक एंड हो जाती है, तो 20 हर्ट्ज से नीचे की सारी जानते हैं आप सभी लोग। द फेनोमेनन वेयर साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन द एनकाउंटरिंग अ बाउंड्री, किसी बाउंड्री पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है या रिफ्रैक्ट हो रहा है, ये सारी की सारी अकॉस्टिक इम्पेडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अकॉस्टिक ही वही स्टडी है जहां पे फिजिक्स का वो एरिया की जहां पे साउंड को स्टडी किया जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आप सभी को पता होने चाहिए। और दोस्तों, आप अच्छी प्रिपरेशन करिए, साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल्स है, क्वेश्चंस है, उसका प्रैक्टिस करते चले जाइए। कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करके अपनी मेहनत और आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे किसी और चैप्टर के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।